हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। आई एम प्राची। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था अबाउट एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट को किस तरह से देखा जाता है, कैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट से ही बनता है, ये हम लोगों ने बहुत डिटेल में और इससे रिलेटेड केस लॉज भी देखे। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कंसिडरेशन के बारे में, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है, उसे कंप्लीट करते हुए चलते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है, मेयर साइलेंस कैन बी डीम्ड एज यस। क्या केवल अगर कोई व्यक्ति शांत है तो उसे क्या यस हाँ उसकी मानी जाएगी? अगर उससे हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं और उसका कोई वो आंसर नहीं देता है तो क्या उसकी चुप्पी जो है उसको हाँ में माना जाएगा? तो नहीं। मेयर साइलेंस कांट बी डीम्ड एज यस इन अ कॉन्ट्रैक्ट लॉ। केवल साइलेंस को हाँ नहीं माना जाता है कॉन्ट्रैक्ट लॉ में। कहीं भी अगर कोई चुप है, हमने कोई भी प्रॉमिस किया अगर किसी के साथ, अगर सामने वाला व्यक्ति चुप है उस प्रॉमिस को लेकर के, तो उसे हाँ नहीं माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट लॉ में। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। किस कंडीशन में उसे हाँ मान लिया जाएगा? अगर सामने वाला चुप भी है तो देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस टू द जनरल रूल। जनरल रूल, ये जनरल रूल है, इसका कुछ एक्सेप्शन है। क्या? when the offeree gives the impression that silence will be considered as acceptance। अगर ऑफरी खुद से ऐसा इंप्रेशन दे रहा है तो वहां पे साइलेंस को कंसिडरेशन माना जाएगा, कंसिडर किया जाएगा, उसे एक्सेप्टेंस माना जाएगा। अगर कोई ऑफरी खुद ऐसा इंप्रेशन दे रहा है, जैसे हमने आपको पहले भी एग्जांपल्स दिए हैं इससे रिलेटेड, कि अगर सामने वाला चुप है, हमने कोई ऑफर दिया उसे, सामने वाला उसे शांत है बिल्कुल उस ऑफर को लेकर, ना उसने हाँ कहा ना उसने ना कहा, कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका एक्ट इस तरीके से है कि वो मेरी बात को मान रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट में आना चाह रहा है, उसका एक्ट इस तरीके से है, तो ये क्या माना जाएगा? उसका एक तरह से एक्सेप्टेंस ही माना जाएगा, उसकी चुप्पी को हाँ ही माना जाएगा। ठीक है, तो जनरली जनरल रूल के हिसाब से देखा जाए तो साइलेंस हाँ नहीं होता है कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन इसका एक्सेप्शन है कि साइलेंस को हाँ मान लिया जाएगा तब अगर ऑफरी ऐसा इंप्रेशन या एक्ट करता है तो। ठीक है, तो आज अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग कंसिडरेशन से। कंसिडरेशन किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। विदाउट कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, नो कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में ही नहीं आ सकता अगर उसमें कंसिडरेशन नहीं है। तो ये जो कंसिडरेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ठीक है, ये कहेंगे एक तरह से की है कॉन्ट्रैक्ट का, कंसिडरेशन को। ये दिया है 2D में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के 2D में इसे डिफाइन किया गया है कंसिडरेशन को। क्या कहता है? व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, जब प्रोमिसर के डिजायर पे द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग और डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग or promises to do or abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called consideration for the promise। अब ये देखिए बहुत ही कठिन वर्ड्स है, ऐसे समझना बहुत कठिन हो जाएगा आपके लिए। अब इसके वर्ड्स को हम लोग ब्रेक करेंगे, लेकिन इसके साथ एक सेक्शंस को पढ़ते हुए चलते हैं तो हम लोग समझेंगे कि ये सेक्शन 2D क्या कह रहा था। ठीक है, कह रहा है फिर से कि अगर किसके डिजायर पे हो रहा है, पहले कुछ पॉइंट्स को समझते हैं। किसके डिजायर पे हो रहा है? प्रोमिसर के डिजायर पे। प्रोमिसर कौन? जो ऑफर दे रहा है, किसको? प्रोमिसी को। एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन, कोई कार्य को करते हैं या रोका जाता है किसी कार्य को करने के लिए। कौन? प्रोमिसी। किसके डिजायर पे? प्रोमिसर के डिजायर पे। ठीक है, करना या उसको करने से रोकना, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, उससे एक तरह से कंसिडरेशन माना जाएगा। लेकिन अभी इसमें बहुत सारे मोड हैं। ये इतना वर्ड्स को क्यों बढ़ा चढ़ा के बताया है? तो ये इसलिए बताया है क्योंकि इसके साथ पढ़ना है हम लोग को 25, सेक्शन 25 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पढ़ना है।
कहता है एन एग्रीमेंट, कोई भी एग्रीमेंट अगर कंसिडरेशन के बिना किया गया है तो वो वॉइड होता है, उसे वॉइड माना जाता है। कोई भी एग्रीमेंट अगर कंसिडरेशन के बिना होता है, एग्रीमेंट का स्टेप था ना, एग्रीमेंट बना अगर, तो इसमें एग्रीमेंट क्या होना चाहिए था, लॉफुल होना चाहिए था, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, है ना, जो हमने कंसेंट होना चाहिए था, फ्री कंसेंट होना चाहिए था, किसी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए था। एग्रीमेंट ये बन गया हमारा, हमने 5 कंडीशन इसके साथ पढ़े थे। अब वो तो कंडीशन फुलफिल हो गया एग्रीमेंट के लिए, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, लेकिन उसको बनने के लिए इसमें किसका होना जरूरी है, इसमें होना जरूरी है कंसिडरेशन का। नहीं तो वो सारे कंडीशंस अगर फुलफिल भी हो रहे हैं और अगर कंसिडरेशन नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। एग्रीमेंट प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। ओके, नाउ ब्लैक स्टोन ने इसका डेफिनेशन दिया है कंसिडरेशन का। कंसिडरेशन इज द रिकम्पेंस कंपेंस गिवन बाय पार्टी कॉन्ट्रैक्टिंग टू द अदर। कंसिडरेशन क्या होता है, एक तरह का रिकम्पेंस दिया जाता है एक पार्टी को, जो पार्टी किसी और से, सामने वाली पार्टी से, मतलब प्रॉमिसर और प्रॉमिसी के बीच में जो लेन देन होता है उसे क्या कह रहा है, कंसिडरेशन कहते हैं। ठीक है, तो हर वो चीज जो ली या दी जा रही है दो पार्टीज के बीच में, अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है दोनों के बीच में, तो जो लेन देन हो रहा है दोनों के बीच में उसी को क्या कहा जाएगा, कंसिडरेशन कहा जाएगा। अकॉर्डिंग टू ब्लैक स्टोन, रिकम्पेंस होता है गिवन बाय द पार्टी कॉन्ट्रैक्टिंग टू अदर। रिकम्पेंस मतलब कि उसका जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई करना। अगर कोई आपके साथ, जैसे एग्जाम्पल ए है, ए ने बी को दिया ऑफर कि आप हमारे घर 1 केजी या 1 किलोग्राम लेके आएंगे सुगर, सुगर आप लेके आएंगे 1 केजी। ए ने बी को ऑफर दिया, बी ने इस ऑफर को एक्सेप्ट किया, तो बी क्या करेगा, शुगर लेके आएगा, तो बदले में बी को क्या मिलेगा, बदले में बी को क्या मिलेगा, बदले में बी को पैसा मिलेगा, मनी मिलेगा, कैश मिलेगा। कैसे भी दे वो ए बी को, उसको क्या मिलेगा, मनी। तो क्या हो रहा है, एक तरह से रिकम्पेंस कर रहा है ए बी को। बी ने जो शुगर दिया, ए उसे मनी दे रहा है, तो मनी इज अ फॉर्म ऑफ रिकम्पेंस, किस चीज का, शुगर का। ताकि जो बी का लॉस हो रहा है शुगर देने से, उसे ए क्या कर रहा है, भर रहा है, किसके थ्रू, मनी के थ्रू। ये मनी के फॉर्म में भी हो सकता है, इसका एग्जाम्पल, रिकम्पेंस का एग्जाम्पल केवल मनी नहीं है, ये मनी के फॉर्म में भी हो सकता है, ये बार्टर के फॉर्म में भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। अगर ए इस बी को शुगर दे रहा है या बी ए को शुगर दे रहा है, तो अगर ए ने कॉन्ट्रैक्ट, दोनों ने ऑफर दिया है कि ठीक है तुम मुझे 1 केजी शुगर दो, मैं तुम्हें क्या दूंगा, 1 केजी पोटैटो दूंगा, 1 केजी पोटैटो दूंगा, तो ये भी हो सकता है एज ए कंसिडरेशन, कुछ भी हो सकता है कंसिडरेशन यहाँ पे। लेकिन क्या होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन की बात कर रहा है, ऐसे कंसिडरेशन नहीं हो सकता, कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल। ओके, आगे देखिए, एक पोलॉक का है डेफिनेशन अबाउट कंसिडरेशन। कंसिडरेशन इज द प्राइस फॉर विच promise of the other is brought and the promise thus given for the value is enforceable। मीन्स क्या कह रहा है ये, कंसिडरेशन क्या है, एक प्राइस है जो फॉर विच द प्रॉमिस ऑफ द अदर इज ब्रॉट, जिसके लिए, कंसिडरेशन के लिए ही प्रॉमिस को लाया गया है, एंड प्रॉमिस दस गिवन फॉर द वैल्यू इज इन्फोर्सिएबल। अब उसको इन्फोर्स कराया जा सकता है जो उसकी वैल्यू दी गई है। कंसिडरेशन मतलब, अब देखिए, ये जो हम अगर किसी का डेफिनेशन पढ़ते हैं, चाहे वो हम कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन पढ़े, एग्रीमेंट का डेफिनेशन पढ़े, या कंसिडरेशन का डेफिनेशन पढ़े, प्रॉमिस का पढ़े, प्रॉमिसी का पढ़े, अगर कोई भी डेफिनेशन पढ़ते हैं उसमें हम किसी भी ज्यूरिस्ट को, ज्यूरिस्ट उसे कहते हैं जो कि लॉ से रिलेटेड वर्क करते हैं, लॉ से रिलेटेड जो वर्क करते हैं, जैसे पॉलिटिकल थ्योरीज होते हैं, पॉलिटिकल थिंकर्स होते हैं, उसी तरह लॉ में ज्यूरिस्ट होते हैं। ठीक है, मैथमेटिशियंस होते हैं, फिजिशियंस होते हैं, उसी तरह लॉ में ज्यूरिस्ट होते हैं। तो ज्यूरिस्ट के डेफिनेशंस को हमें याद करते हुए चलना चाहिए, क्योंकि अगर हम कोई भी आंसर राइटिंग करते हैं, अगर उसमें ज्यूरिस्ट का नाम हम लोग मेंशन कर दे तो मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं। ठीक है, इसलिए ज्यूरिस्ट, जैसे ब्लैक स्टोन हो गए,
पोलॉक हो गए, ये सब बहुत फेमस ज्यूरिस्ट है, तो इनका नाम अगर मेंशन कर दिया जाता है किसी भी चीज को, डेफिनेशन को लिखते समय, तो ये बहुत अच्छा होता है मार्क्स, फॉर गेनिंग मार्क्स। ओके, तो ब्लैक स्टोन और पोलॉक का डेफिनेशन हम लोगों ने देखा है अबाउट कंसिडरेशन। ये कंसिडरेशन के बारे में क्या कह रहे हैं? हाँ, कंसिडरेशन एक तरह से क्या होगा, सामने वाला अगर कुछ दे रहा है तो ये क्या है, एक तरह से लेन और देन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में एक तरह से जो लेन देन है ये दोनों तरफ से हो रहा है थ्रू कंसिडरेशन, ये कह सकते हैं इन हिंदी। अगर इजी शब्द में इसको समझना है कि कंसिडरेशन क्या होता है, एक तरह से लेन देन होता है कंसिडरेशन। ओके, इसको हम लोग केस लॉ से समझते हैं कि कंसिडरेशन के बारे में, और केस लॉस तो है ही इंपॉर्टेंट, इसमें कोई दो बात है ही नहीं। केस क्या कह रहा है? चिदम्बरा अय्यर वर्सेस पीएस रेंगा अय्यर। चिदम्बरा अय्यर वर्सेस पीएस रेंगा अय्यर 1966 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। ये कहता है द सुप्रीम कोर्ट कोटेड दैट, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी डेफिनेशन दिया है, तो हम लोगों ने हमारे पास तीन डेफिनेशन हो गए। पहला ब्लैक स्टोन का, पोलॉक का, और खुद 2D डेफिनेशन दे रहा है, और अब सुप्रीम कोर्ट भी डेफिनेशन दे रहा है कंसिडरेशन का। तो सुप्रीम कोर्ट का डेफिनेशन क्या कहता है अबाउट कंसिडरेशन इज, कंसिडरेशन मीन्स अ रीजनेबल इक्विवेलेंट और अदर वैल्यूएबल बेनिफिट passed on by the promisor to the promisee or by the transferor to the transferee। कंसिडरेशन क्या है? एक रीजनेबल इक्विवेलेंट है, रीजनेबल इक्विवेलेंट है, और क्या है, एक वैल्यूएबल बेनिफिट है, वैल्यूएबल बेनिफिट कह रहा है, और दूसरा क्या कह रहा है, रीजनेबल, रीजनेबल और वैल्यूएबल होना चाहिए कंसिडरेशन, बेनिफिट होना चाहिए। किसके द्वारा पास किया जाएगा? प्रोमिसर टू द प्रोमिसी, प्रोमिसर के द्वारा दिया जाएगा प्रोमिसी को, या ट्रांसफरर के द्वारा दिया जाएगा ट्रांसफरी को। हमने आपको अभी एग्जांपल दिया इस बात का। अगर ए ने ऑफर दिया, ऑफरर है, ट्रांसफरर है, प्रोमिसर है, ए को कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग, कुछ भी बोल सकते हैं, ऑफरर बोल सकते हैं, प्रोमिसर बोल सकते हैं, ट्रांसफरर बोल सकते हैं, वॉट। ए क्या है? ऑफरर है, बी ऑफरी है। ए ने बी को ऑफर दिया कि हम, आपका हॉर्स जो है वो हमें चाहिए, आपका हॉर्स हमें चाहिए, क्या आप हमें हॉर्स देंगे? बी ने कहा ठीक है भाई, दे देंगे आपको हम, आपको हम दे देंगे हॉर्स। बी ने अपना हॉर्स उठाया और अनकंडीशनल ट्रांसफर कर दिया ए के पास, कोई भी कंडीशन नहीं लगाया उसने, और ट्रांसफर कर दिया। अब ए ने बी को क्या दिया? उसके रिजल्ट में रीजनेबल इक्विवेलेंट, अगर कोई बी उसे हॉर्स दे रहा है तो हॉर्स की कीमत आज के समय में कम से कम 20, 30, 40 हजार होगी, तो बी उसके बदले में क्या दे रहा है? बी हॉर्स दे रहा है, तो ए उसके बदले में क्या दे रहा है उसको? रीजनेबल इक्विवेलेंट। अगर 40 हजार की कीमत है हॉर्स की, या 1 लाख भी हो कीमत, अगर 1 लाख भी कीमत है उसकी, तो एक क्या दे रहा है? ए उसके बदले में उसको कंसिडरेशन दे रहा है। अगर ए जो है वो रीजनेबल कंसिडरेशन ना दे करके बी को क्या देता है? मात्र 1 रुपए दे, 1 लाख का अगर हॉर्स है और ए उसे 1 रुपए दे रहा है, 10 रुपए दे रहा है, या 50 रुपए भी दे रहा है, तो क्या एक तरह से ये रीजनेबल है क्या हॉर्स को लेकर के? या हम कोई महंगी कार है भाई, महंगी कार ही दे रहा है, हॉर्स को हटा देते हैं भाई, हॉर्स का कीमत हम नहीं लगा पा रहे हैं, तो हम कार को ले लेते हैं, कोई महंगी कार है उसके पास। अब महंगी कार बी उसे दे रहा है, ऑफर दिया ए ने, तो महंगी कार जब आ रही है इसके पास, तो क्या 50 रुपए में आ जाएगी क्या महंगी कार? कोई कोई कार नहीं आ सकती 50 रुपए में। यहाँ तक कि अगर 10 हजार में भी कोई कार ले तो भी अच्छे से नहीं आ सकती उतने में, तो है ना। तो यहाँ पे रीजनेबल होना चाहिए, रीजनेबल इक्विवेलेंट होना चाहिए, या वैल्यूएबल बेनिफिट होना चाहिए, किसका? बी का वैल्यूएबल बेनिफिट होना चाहिए, क्योंकि ये ट्रांसफर कर रहा है इसको, ट्रांसफर कर रहा है इसको, इसलिए। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने डेफिनेशन दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए बस आप 1 रुपए में, 10 रुपए में, या कुछ भी दे करके, 1 किलो आलू दे करके, टमाटर दे करके आपने कंसिडरेशन कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए कंसिडरेशन। कंसिडरेशन रीजनेबल होना चाहिए और वैल्यूएबल होना चाहिए। अगर नहीं है वैल्यूएबल या रीजनेबल, तो कंसिडरेशन वैलिड नहीं है, उसको वैलिड कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा, या उसे कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं माना जाएगा, कंसिडरेशन को कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा अगर वो वैल्यूएबल या रीजनेबल नहीं है, अनरीजनेबल कंसिडरेशन है तो। मीन्स हम अगर अगर हम कहें
अगर हम ये कहें कि यही ए है और यही बी है, ए ने बी को ऑफर दिया कि क्या आप हमें अपना हॉर्स देंगे, हमने अभी हॉर्स का एग्जांपल लिया था तो हम हॉर्स पे ही रहते हैं, आप हमें हॉर्स देंगे। बी ने कहा ठीक है हम आपको दे देंगे। बी सोचता है ठीक है इसे इसके बर्थडे पे देते हैं, इसका बर्थडे आ रहा है तो हम उसका बर्थडे पे लाकर दे देंगे, है ना। बी उसका बर्थडे पे ला करके उसे हॉर्स दे देता है। अब ए क्या समझता है भाई कि हमारा बर्थडे था, बी ने बर्थडे पे ला करके हमें हॉर्स दिया। बर्थडे पे अगर हॉर्स दिया है तो ए उसका क्या उसका प्राइस देगा, ए इस हॉर्स का प्राइस देगा, नहीं देगा। क्यों, ये इसे अगर गिफ्ट समझ रहा है, ए उसे गिफ्ट समझ रहा है। ए ने कोई भी उसका प्राइस नहीं दिया बी को हॉर्स का। जब ए ने बी को कोई भी प्राइस नहीं दिया तो ये दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, ये इसे गिफ्ट ही माना जाएगा, या इसका फॉर्म चेंज हो जाएगा, इसका फॉर्म चेंज हो जाएगा, लेकिन इसे कॉन्ट्रैक्ट दोनों के बीच में नहीं माना जाएगा अगर कंसिडरेशन दोनों के बीच में नहीं दिया गया है, लेन देन नहीं हुआ है कंसिडरेशन का। तो एक और केस है, हम लोगों ने 3 डेफिनेशन देख लिया, अब केस में और देखते हैं क्या है। क्यूरी वर्सेस मीसा का केस 1874 का, देखिए बहुत पुराना केस है ये। इसमें क्या हुआ था, इन दिस केस कोर्ट कंफर्म दैट अ फुल कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट एग्जिस्ट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से एग्जिस्ट नहीं होगा अनलेस सम सॉर्ट ऑफ कंसिडरेशन हैज बीन ऑफर्ड इन रिटर्न, जब तक कि उसमें उसको कंसिडरेशन ऑफर न किया गया हो रिटर्न में, उसे कभी भी फुल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहा जाएगा, फुल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कहा जाएगा, या फुल कॉन्ट्रैक्ट छोड़िए कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कहा जाएगा। ओके, अगर उसमें सॉर्ट ऑफ कंसिडरेशन नहीं है। कंसिडरेशन का होना इतना मैटर करता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट होने के लिए। अगर उसमें कोई कंसिडरेशन नहीं है तो उसे कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं माना जाएगा, क्योंकि कोई अपना नुकसान करके सामने वाले को अगर कुछ दे रहा है तो वो एज अ गिफ्ट ही दिया जा सकता है, उसे कॉन्ट्रैक्ट में, गिफ्ट को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहा जा सकता। गिफ्ट में अगर कोई हम किसी को सामान दे रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी दे रहे हैं, घर दे रहा है, जमीन दे रहा है, तो गिफ्ट दे रहे हैं, उसमें कैसा कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको इन्फोर्स भी नहीं कराया जा सकता। अगर हम किसी को गिफ्ट देते हैं, अगर हम किसी के साथ प्रॉमिस कर देते हैं, हम प्रॉमिस ही कर दे रहे हैं भाई, गिफ्ट छोड़िए, हम प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको ला करके देंगे अपना घर, सामने वाला घर ले लेता है, हम उसे घर दे देते हैं, हम दोनों के बीच में क्या हो गया, एक तरह से प्रॉमिस कंप्लीट हो गया। घर मांगा, घर हमने दिया और प्रॉमिस कंप्लीट हो गया, हमने अपना वादा किया था वो निभा लिया। अब अगर हम ये चाह रहे हैं कि हमारे घर में, घर की छत टूटी हुई है, इसलिए घर की छत बनवानी है, अगर हमने घर दिया है इस पर्सन एक्स को और हम चाह रहे हैं कि हमारे घर की जो छत है वो टूट चुकी है भाई, इसे बनवा दो, ठीक है, और हमने क्या दिया, एज अ गिफ्ट दिया इस घर को एक्स को, हमने उसके कोई भी कंसिडरेशन नहीं लिया, एक्स से इस घर का कोई भी कंसिडरेशन नहीं लिया, हमने हमने एज ए गिफ्ट दिया, कंसिडरेशन नहीं लिया तो वो गिफ्ट ही माना जाएगा। और हम कह रहे हैं घर की छत टूटी है भाई, छत बनवा दो, ये नहीं बनवा रहा, 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, समय बीतता जा रहा है, घर का छत नहीं बनवा रहा है, तो हम जाएंगे भाई कोर्ट, हमने इसे गिफ्ट में दिया था घर और ये घर का छत नहीं बनवा रहा, तो कोर्ट हमसे क्या कहेगी कि भाई आपने गिफ्ट ही दिया था ना, जब आपने गिफ्ट दे दिया तो आपसे उससे क्या मतलब, अब वो घर के साथ कुछ भी करे, तोड़ दे, छत ना बनवाए, घर गिरा दे, घर का दरवाजे तोड़ के रखे, तो आप उसे कुछ भी इन्फोर्स नहीं करा सकते, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट के में इंटर ही नहीं किए थे कभी उसके साथ। कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करने के लिए क्या चाहिए आपको, उसके लिए आपको चाहिए कंसिडरेशन। अगर आपने उसके साथ कोई भी कंसिडरेशन लिया होता इस घर के बदले में, इस घर के बदले में अगर आपने कंसिडरेशन लिया होता तो आप कॉन्ट्रैक्ट में गए होते, अभी आप गिफ्ट में हैं। आपने कंसिडरेशन ले लिया, अब आप कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर गए, अब अगर वो घर का छत नहीं बनवा रहा है तो आप कोर्ट में जाके उसे इन्फोर्स करा सकते हैं कि भाई आप घर का छत बनवाओ। अब तो कोर्ट भी क्या कहेगी, हाँ इन्होंने आपसे कंसिडरेशन लिया था और कॉन्ट्रैक्ट में थे, तो अब घर को मैनेज जैसे ये कह रहे हैं वैसे मैनेज करेगा, कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा है तो, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है ना, ऐसा नहीं कि कोई एक दूसरे के ऊपर रूल कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करने के बाद, कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करने के बाद ये हो जाता है कि जो जो चीजें कॉन्ट्रैक्ट में लिखी गई हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न भी हो सकता है, तो इसमें जो भी चीजें लिखी गई हैं उसे सामने वाले को फुलफिल करना होगा, तो ही कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। क्लियर है यहाँ तक बात?
तो उसी तरह एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख रखे हैं कि एक विंडो क्लीनर था, घर साफ कर, विंडो क्लीनर या फिर विंडो क्लीनर इन द सेंस कार वार साफ करने वाला या घर का खिड़की वगैरह दरवाजे साफ करने वाला हमने एक हायर किया। उसने कहा कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे अपनी सर्विसेज, हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे फॉर फ्री। आज के दिन हमारी जो सर्विसेज है वो फ्री है, फ्री है। तो अगर वो आता है भाई हमारे घर में, हम उसको बुला बुला के लेके आते हैं, दिवाली का समय चल रहा है, हम उसे बुला के लेके आते हैं, चलो भाई हमारे घर का खिड़की दरवाजा सब साफ करो। अब वो आता है खिड़की दरवाजे साफ करने के लिए, वो फ्री में हमको दे रहा है सर्विस अपना, हम उसे साफ करवाते हैं, खिड़की दरवाजा सब कोना कोना घर का चमकाने के लिए कहते हैं। आता है वो साफ करता है, लेकिन अच्छे से नहीं करता। हम घर पे नहीं रहते हैं उस समय, हम घर पे नहीं, हम उसके भरोसे घर छोड़ के चले जाते हैं कि भाई तुम साफ कर देना, हम आते हैं 1 घंटे में, है ना। अब वो आता है, कुछ आधा अधूरा साफ करता है और चला जाता है वापस घर अपने। अब हमने देखा कि अच्छा, ये अपनी सर्विसेज को बोला था कि हम ऐसे ऐसे सर्विसेज देंगे और इसने सर्विसेज अच्छे से नहीं की अपनी कंप्लीट। तो हम जाते हैं कोर्ट भाई। अब इतनी छोटी सी बात पे वैसे कोर्ट तो जाना नहीं चाहिए, पर हम चले जाते हैं कोर्ट कि भाई इन्होंने अपनी सर्विस देने के लिए कहा था, इस ए ने अपनी सर्विस देने के लिए कहा था और कहा था कि हम सारी घर के खिड़की दरवाजे साफ कर देंगे। हमने इन्हें बुलाया इनके विश्वास पर, और ये कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से फुलफिल नहीं किया अपना, और इन्होंने मेरा खिड़की दरवाजा अच्छे से साफ नहीं किया। तो कोर्ट क्या कहेगी, ये सर्विसेज जो थी कितने की थी, कितना पैसा आपने दिया था इनको, तब ना पैसा वापस दिलवाया जाएगा आपको। तो आप कहते हैं कि भाई इनकी सर्विस फ्री थी। तो जब सर्विस फ्री थी तो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में ही नहीं आया, कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इन एग्जिस्टेंस, क्योंकि कंसिडरेशन है यहाँ पे, लैक ऑफ कंसिडरेशन है, यहाँ पे कंसिडरेशन ही नहीं है, और कंसिडरेशन के बिना कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, लैक ऑफ कंसिडरेशन है। तो सर्विस देगा अच्छे से या नहीं दे रहा है अच्छे से, तो आप कोर्ट में इसे इन्फोर्स नहीं करा सकते, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ही एग्जिस्टेंस में नहीं आया। इस एग्जाम्पल से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि कंसिडरेशन की कितनी वैल्यू है कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट होने में। कंसिडरेशन के बिना कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं। अब हम जानेंगे प्रोमिसरी इस्टॉपेल के बारे में। व्हाट इज प्रोमिसरी इस्टॉपेल? इस्टॉपेल मीन्स क्या होता है कि जो आपने कहा है उसे आपको पूरा करवाया जाएगा कोर्ट के द्वारा। स्टॉपेल मीन होता है कि अगर जो बात आपने कही है, अगर हमें उसे कंप्लीट कराना है तो हम कोर्ट के पास जाएंगे और वो हमारी उस चीज को जो आपने बात कहा था उसे कंप्लीट करवाएगा। अब प्रोमिसरी स्टॉपेल क्या होता है, अब देखिए हमने बहुत अच्छा एग्जाम्पल लगा के रखा है प्रोमिसरी स्टॉपेल को समझने के लिए। इट इज अ लीगल डॉक्ट्रिन। ये कौन सा डॉक्ट्रिन है? प्रोमिसरी स्टॉपेल। ये एक तरह से लीगल डॉक्ट्रिन है, ठीक है, जो कि अलाउ करता है अ प्रॉमिस टू बी इन्फोर्स्ड, जो प्रॉमिस किया है उसे इन्फोर्स कराया जाएगा इवन इफ इट इज नॉट इन्फोर्सिएबल एज अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट उसे इन्फोर्स नहीं भी करा रहा है तो भी आपके प्रॉमिस को इन्फोर्स कराया जाएगा। इट इज यूज्ड व्हेन अ प्रॉमिस इज मेड दैट कॉज समवन टू रिलाई ऑन इट to their detriment, and the only way to fix the wrong in through equity। अब देखिए ये जो प्रॉमिस है, ये प्रॉमिस को आपको फुलफिल करना होगा, जो आपने वादा किया है उसे आपको निभाना पड़ेगा। ये देखिए ये एग्जांपल है, ये आपको याद करने के लिए, जब भी प्रोमिसरी स्टॉपेल आए, स्टॉपेल वर्ड ही आए, तो आपको ये याद रखना है जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, ये सीन, ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका, ये जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। कैसे निभाना पड़ेगा भाई? आपने कोई प्रॉमिस किया, आपने कोई वादा किया और उसे इन्फोर्स कराया नहीं जा सकता कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, तो फिर कैसे होगा इन्फोर्स भाई? जब आप कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा इन्फोर्स ही नहीं करा रहे हैं तो फिर इन्फोर्स कैसे होगा? तो वो इन्फोर्स होगा इक्विटी के थ्रू। इक्विटी एंड गुड कंसाइंस का प्रिंसिपल अप्लाई होगा उसके ऊपर, और जो गलत हुआ है उसे फिक्स किया जाएगा, जो नुकसान हुआ है उसे भरा जाएगा, किसी के भी द्वारा नुकसान किया गया हो। लेकिन कब कब है होगा ऐसे? अगर आप कहते हैं कि भाई इन्होंने हमसे कहा था कि इन्हों चांद तारे मैं तोड़ के लेके आऊंगा आपके लिए, भाई इन्हीं का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये इनसे
भाई ये जो राजा साहब है ये कहते हैं कि हम आपके लिए चांद तारे तोड़ के लेके आएंगे, ठीक है, चांद तारे तोड़ के लेके आएंगे। अब ये भाई रात भर जगती है, इंतजार करती रहती है कि अब गए हैं लेके आते हैं चांद तारे तोड़ करके हमारे लिए, प्रॉमिस करके गए, फुलफिल करना पड़ेगा। इन्होंने पढ़ रखा है प्रॉमिस स्टॉपेल को, कुछ ही पढ़ रखी है, अच्छे से नहीं पढ़ी होंगी तभी। अब ये रात भर इंतजार करती हैं, नहीं आते हैं चांद तारे तोड़ करके। अगले दिन आते हैं भाई, क्या है, खाली हाथ आए, चांद तारे किधर है, नहीं लेके आए। अब ये जाती है कोर्ट, इन्होंने कहा था कि चांद तारे तोड़ के लेके आएंगे और ये लेके नहीं आए, प्रॉमिसरी स्टॉपेल है भाई, अब हमारा हमको इक्विटी का मिलना चाहिए, बेनिफिट मिलना चाहिए। तो भाई कोर्ट ये कहेगी कि चीजें भी तो वो होनी चाहिए जिसे इक्विटी की प्रिंसिपल पर रिलाई हो। अनलॉफुल चीजें या ऐसा एक्ट, ऑब्जेक्ट जो कि कंप्लीट ही नहीं किया जा सकता, इम्पॉसिबल एक्ट जो है, वो भी इक्विटी कैसे फुलफिल कर सकता है। तो चीजें वो होनी चाहिए जो इक्विटी के प्रिंसिपल पर रिलाई करे, चीजें भी वो होनी चाहिए, या जो भी प्रॉमिस है वो इस तरह का प्रॉमिस होना चाहिए जो कि इक्विटी के प्रिंसिपल पर रिलाई करे, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये है प्रॉमिसरी स्टॉपेल का रूल। अब हम इससे रिलेटेड और एग्जांपल्स और केस लॉज देखेंगे तो हमें प्रॉमिसरी स्टॉपेल समझ में आएगा अच्छे से। क्या है कि इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट लॉ डॉक्ट्रिन दैट प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ प्रोमिसी अगेंस्ट द प्रोमिसर। प्रोमिसी का राइट प्रोमिसर के अगेंस्ट में प्रोटेक्ट किया जा रहा है, किसमें, कॉन्ट्रैक्ट का लॉ ही है, ये एक डॉक्ट्रिन है कॉन्ट्रैक्ट लॉ में, ठीक है, स्टॉपेल का। कह रहा है इट कैन बी यूज्ड व्हेन देयर इज नो कंसिडरेशन, इसे उस जगह पे यूज किया जा सकता है कि जब यहाँ पे कंसिडरेशन ही ना हो, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, केवल प्रॉमिस किया जा रहा था। यहाँ पे किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन रहा था प्रॉमिसरी स्टॉपेल में, केवल प्रॉमिस किया जा रहा था और उसे फुलफिल कराया जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन रहा था, इसका मतलब वहां पे कोई कंसिडरेशन नहीं था, कोई भी राइटिंग वाली चीजें नहीं थी, नो नॉट इन राइटिंग, है ना। तो उसे केवल फुलफिल कराया जाएगा थ्रू स्टॉपेल के। इट कैन बी यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव टू द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्लेम, इसे यूज किया जा सकता है किसके अल्टरनेटिव में, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अल्टरनेटिव, क्योंकि हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ था। तो हम क्या यूज करेंगे, प्रोमिसरी स्टॉपेल यूज करेंगे। ओके, द implied agreement created by promissory estoppel is usually as binding as valid contract। जो भी implied agreement किया गया है किसके थ्रू, promissory estoppel के थ्रू, वो बाइंडिंग होगा उसी तरह से जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग होता है फुलफिल करने के लिए। अगर हमने किसी से वादा किया है तो उसे फुलफिल करना पड़ेगा उस वादे को। हमने किसी से वादा अगर किया है तो उसे फुलफिल करना पड़ेगा उस वादा को, नहीं तो उसे उसी तरह से इन्फोर्स कराया जाएगा, उसी तरह से ये वादा बाइंडिंग होगा फुलफिल करने के लिए, जैसे कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग होता है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट फुलफिल कराती है, कंप्लीट कराती है, नहीं तो कंपेंसेशन दिलाती है। The precise legal requirement for the promissory estoppel vary by country and jurisdiction। देखिए एक promissory estoppel का जो डॉक्ट्रिन है ना, ये हर जगह अप्लाई नहीं होता, कंट्री टू कंट्री ये डिफर करता है, कहीं होगा अप्लाई कहीं नहीं होगा, है ना। तो ये हर जगह डॉक्ट्रिन इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अप्लाई नहीं होता है। An act shall not be good consideration for the promise unless it is done at the desire of promisor। कोई भी एक्ट नहीं होगा गुड कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस अनलेस इट इज डन एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर। अब ये क्या कह रहा है भाई, अब हम लोग केस लॉ से समझते हैं इसे डिटेल में। तो अकॉर्डिंग टू दिस केस, केदारनाथ भट्टाचार्य जी वर्सेस गोरी मोहम्मद 1886 का केस है। देखिए भी बहुत पुराना केस है। इस केस में क्या हुआ था, द प्लेंटिफ and the commissioners agreed to build a town hall after gaining enough membership subscriptions to support the fund। The plans were approved but the cost increased from rupees 26 to 40,000। इन लोगों ने भाई अच्छा खासा मेंबरशिप जुटा लिया और इनका जो टाउन हॉल बनना था, ये जो टाउन हॉल बन रहा था इसका जो प्राइस था इन्होंने 26,000 डिसाइड करके रखा था, लेकिन भाई ये लिस्ट के हिसाब से बढ़ गया और 40,000 हो गया। द प्लेंटिफ सूड द डिफेंडेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ हिमसेल्फ एंड अदर मेंबर्स।
अब इस केस में क्या होता है, ध्यान से देखेंगे कि आपने किसी से प्रॉमिस किया और सामने वाला उस प्रॉमिस के बेसिस पे कोई काम कर दिया, तो अब आप उस प्रॉमिस से पीछे नहीं हट सकते। आपको उस प्रॉमिस को निभाना पड़ेगा, उस वादे को निभाना पड़ेगा। यही चीज केस में हुआ था। एक्चुअली इस केस में हुआ ये कि जो एक प्लेंटिफ था उसने चंदा इकट्ठा किया लोगों से, का चंदा इकट्ठा हो गया टाउन हॉल बनने के लिए कि हाँ भाई हम चंदा देंगे आपको, आप बनाइए, बनाना शुरू करिए आप तुरंत। चंदा इकट्ठा किया गया तो उसने ए से भी जाके पूछा, जो मेंबर रहा इस टाउन हॉल का, जो टाउन हॉल बनवा रहा था, उस ए से जाके पूछा कि भाई टाउन हॉल बना रहे हैं, क्या आप पैसा देंगे? ए ने उस समय कहा हाँ हाँ बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे, ऐसे कैसे नहीं देंगे। अब इसने क्या कर दिया, प्रॉमिस कर दिया उस व्यक्ति के साथ, बी के साथ, जो टाउन हॉल बनवा रहा था, ये टाउन हॉल जो बनवा रहा था। अब इसने प्रॉमिस कर दिया कि हाँ बिल्कुल देंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे अपनी बात से, हम आपको जरूर पैसे देंगे। कितने पैसे, अच्छे खासे जो भी रहे हो, जो भी रहे हो, मान लो 10,000 रुपए, जो भी इसने कह दिया। अब ये कहता है वाह अब इतनी फंडिंग तो हो गई अच्छी खासी, मेरी 10,000 की यहाँ से फंडिंग आ रही, अब हम टाउन हॉल बनवाना शुरू कर देते हैं। अब ये बनवाना शुरू कर दिया, पैसा बीच में कम पड़ गया। अब ये जाता है कि भाई आपने कहा था, ए ने कहा था कि देने के लिए 10,000 रुपए, आपने दिया नहीं अभी। तो ये कहे कि भाई हम नहीं दे रहे हैं, हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट में इंटर नहीं किया, तुम कुछ नहीं कर सकते वैसे भी हमारा, हमने बस प्रॉमिस कहा था और हमें पूरा नहीं करना। पैसे देने की बात आई तो ये पीछे हट गया ये। अब भी जाता है कोर्ट, भी जाता है कोर्ट कि भाई इन्होंने कहा था 10,000 रुपए देने के लिए, इनके कहने पे हमने बनवा दिया टाउन हॉल आधा, अब हम कर्ज में हैं, हमें चाहिए, पैसे की जरूरत है, ये दे नहीं रहे, इन्होंने प्रॉमिस किया था। कोर्ट कहती है, तो यहाँ पे कोर्ट कहती है, कलकत्ता हाई कोर्ट रूल दैट सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट वॉज वैलिड, वो जो भी एग्रीमेंट था वो वैलिड था, बिकॉज सब्सक्राइबर न्यू द पर्पज ऑफ दियर सब्सक्रिप्शन। सब्सक्राइबर यानी जो ए था, ए जो था वो जान रहा था कि किस लिए पैसा मांगा जा रहा है, ये टाउन हॉल बनवाने के लिए पैसा मांगा जा रहा है, तो उसको पर्पस भी पता था, तो अब उसे पैसा दिया जाएगा, उसे पैसा देना पड़ता है। किसे, ए को ये 10,000 रुपए देने पड़ेंगे, क्योंकि आपके प्रॉमिस के, आपके वादे पर इन्होंने काम शुरू किया टाउन हॉल का, तो आपको वो वादा कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आप कंप्लीट नहीं करते हैं उस वादे को तो कोर्ट कंप्लीट करवाएगी। ठीक है, तो समझ में आ गया प्रॉमिसरी एस्टॉपल किस तरह से होता है, किस तरह से अप्लाई होता है। और यहाँ पे कह रहा है जो कंसिडरेशन हो रहा है, यहाँ पे ये जो 10,000 का कंसिडरेशन हो रहा है, 10,000 का अमाउंट का जो कंसिडरेशन किया जा रहा है, ये खुद प्रॉमिसी भी कर सकता है या कोई और भी कर सकता है, बाई एनी अदर पर्सन। मे बी प्रॉमिसी अगर नहीं है और इसका कोई एजेंट है वहां पे खड़ा, वो उससे पूछता है बी जा करके कि भाई हम घर बनवा रहे हैं, टाउन हॉल बनवा रहे हैं, हमें पैसा चाहिए। एजेंट कहता है हाँ हाँ वो दे देंगे, बहुत दिलदार आदमी है मेरे मालिक, है ना, प्रिंसिपल। तो अब वो जो प्रिंसिपल है वो मना कर देता है कि नहीं तुम कैसे पूछ के कर दियो भाई, हमको नहीं करना। या ए ने खुद कहा था, ए ने खुद कहा था एजेंट से कि तुम हाँ हाँ कह देना, उसे अगर वो आएगा टाउन हॉल के लिए पैसा देने कि तुम हाँ कह देना। अब एजेंट ने कह दिया हाँ कि दे देंगे वो, बी जब गया मांगने के लिए तो ए मना कर दिया कि नहीं हम थोड़ी कहते हो, तो हमारा एजेंट कहा था। अगर ऐसा भी होता है तो भी ए लायबल होगा, क्योंकि इसके कहने पे या इसके एजेंट के द्वारा कहने पे ही ये टाउन हॉल बनवाना शुरू किया गया है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड लिसनिंग। और दोस्तों अगर आप इस पीडीएफ को परचेज करना चाहते हैं तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके इस पीडीएफ को केवल 21 रुपीज में ले सकते हैं। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो कोर्स से रिलेटेड तो आप इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।